हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वी विल लर्न टुडे सोशल साइंस। आज हम लोग सामाजिक अध्ययन जानेंगे। यहाँ से आपके 15 क्वेश्चंस होंगे। ये सभी क्वेश्चन ना केवल सीटेट के लिए बल्कि राज्य में जितनी भी टेट की परीक्षाएं होती हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, हम लोग पहले क्वेश्चन को जान लें। निम्नलिखित में कौन विश्व स्तरीय पर्यावरण समस्या नहीं है? फर्स्ट है ओजोन परत का क्षरण, सेकेंड है अम्लीय वर्षा, थर्ड है कांच गृह प्रभाव और फोर्थ है वन अपरोपण। ओके, आप इसका उत्तर दें। यहाँ से पूछा जा रहा है क्या? ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इट्स आंसर इज 4 वन अपरोपण। देखिए, मैं बता दूं आपको कि यहाँ पूछा गया आपसे नहीं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वन अपरोपण। लेकिन मैं आपको ओजोन परत का क्षरण, अम्लीय वर्षा और कांच गृह प्रभाव के बारे में बता रहा हूँ, आप इसे समझें। ओजोन परत के क्षरण से अल्ट्रावायलेट किरणें से जो किरण आती है उससे क्या होता है? स्किन डिजीज होता है, चर्म रोग होता है। और ये आप समझ गए, जो ओजोन परत का जो क्षरण होता है उससे जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें आती है उससे क्या होता है? स्किन डिजीज होता है। सेकेंड आता है अम्लीय वर्षा, यानी अम्लीय वर्षा जो होता है वो SO2, आप समझ रहे हैं? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड मोटर वाहनों से निकलता है, जो जल के साथ संयोग कर क्या बनाता है? आप देखें यहाँ पर क्या बनाता है? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है तथा अम्लीय वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है, जिसे हम लोग एसिड रेन भी कहते हैं। अब थर्ड नंबर आता है कांच गृह प्रभाव। जो कांच गृह प्रभाव का तात्पर्य क्या है? ग्लोबल वार्मिंग से है। इससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। ओके, आप 1 नंबर क्वेश्चन को जान लिए। हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को जान लें। तुंगभद्रा परियोजना सिंचाई सुविधा एवं जल विद्युत प्रदान करती है इन राज्यों को। यानी आप तुंगभद्रा परियोजना के बारे में पढ़े होंगे। जल विद्युत प्रदान करती किन किन राज्यों को? फर्स्ट है आंध्र प्रदेश कर्नाटक, सेकंड है आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़, थर्ड है आंध्र प्रदेश झारखंड, फोर्थ है आंध्र प्रदेश ओडिशा। ओके, आप सेकंड नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट आंध्र प्रदेश कर्नाटक। देखिए, तुंगभद्रा जो है कर्नाटक राज्य में स्थित तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा परियोजना स्थापित है, जिससे कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश राज्य को लाभ मिलता है। ओके, कम टू द थर्ड नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको बतानी है कौन सा युग्म इसमें सही नहीं है। ओके, फर्स्ट है पंजाब हिमालय सिंधु नदी, सेकेंड है क्युमायू हिमालय सतलुज नदी, थर्ड है नेपाल हिमालय काली नदी और फोर्थ है असम हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी। आपको यहाँ जो जोड़ा दिया गया है उसमें जो सही नहीं है आपको बतानी है। आप इसका उत्तर दें। क्या इसका उत्तर होगा? ओके, इट्स आंसर इज 4 यानी असम हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो पंजाब हिमालय है वो सिंधु से सतलज नदी तक है। कहाँ से? सिंधु से कहाँ तक है? सतलज नदी तक है। और जो कुमायूं हिमालय है वो सतलुज से काली नदी तक है। ओके, वो कहाँ तक है? काली नदी तक है। और थर्ड में जो नेपाल हिमालय है काली से तीस्ता नदी तक है। क्या? तीस्ता। और ये पहला मैंने क्या लिखा था? पहला हो जाएगा, इसे भी आप गौर करें, पहला हो जाएगा सतलज। ओके, सतलज यानी सुंदी नदी से किस नदी पर है? सतलज पर। और कुमायूं जो हिमालय है वह काली नदी पर है, यानी सतलुज से काली। और थर्ड में नेपाल हिमालय जो है वह काली से किस नदी पर है? तीस्ता नदी पर है। ओके, और असम हिमालय जो है वह तीस्ता से
ब्रह्मपुत्र तक है। ओके, तो यहाँ गलत दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ पहले दिया ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र नदी, जो नहीं होगा। ओके ओके, आप 4 नंबर क्वेश्चन को जाने। विषुवत रेखा के निकट स्थान विशेष पर ज्वार भाटा के समय में अंतर होता है। यानी आपसे पूछा जा रहा है विषुवत रेखा के निकट स्थान विशेष पर ज्वार भाटा के समय में अंतर होता है। फर्स्ट है 12 घंटा, सेकेंड है 24 घंटा, थर्ड है 12 घंटा 26 मिनट और फोर्थ 24 घंटा 52 मिनट। आप 4 नंबर का उत्तर दें, क्या इसका सही उत्तर होगा? ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, यानी 12 घंटा 36 मिनट। चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने पर तथा गिरने पर ज्वार भाटा कहते हैं। दो ज्वारों के बीच का समय 12 घंटा 26 मिनट होता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी को परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अक्ष पर घूमती भी है। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 12 घंटा 26 मिनट। ओके, कम टू द 5th नंबर क्वेश्चन को जान लें। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? यानी आपको वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम बतानी है। फर्स्ट है परिवर्तन मंडल, मध्य मंडल, संताप मंडल, ताप मंडल। सेकेंड है परिवर्तन मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, समताप मंडल। थर्ड है परिवर्तन मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। और फोर्थ नंबर ऑप्शन भी जान लें, परिवर्तन मंडल, ताप मंडल, मध्य मंडल और समताप मंडल। अब प्रश्न को समझ लें, उसके बाद इसका उत्तर दें। आपको क्रम में सजानी है। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, इसका उत्तर हो जाएगा परिवर्तन मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। देखिए, वायुमंडल की परतों का क्रम जो है क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, तो इसके बाद के मंडलों को सामयिक रूप से ताप मंडल ही कहते हैं। ओके, आप इन प्रश्नों से अवगत हो गए। हम लोग आगे जान लें, आगे क्या प्रश्न है। यहाँ से आपके ये सभी प्रश्न ज्योग्राफी के थे। कम टू द 6th नंबर, मुगल काल में वो कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है? आपको बतानी है। ओके, फर्स्ट है हुमायूं का मकबरा, सेकंड है अकबर का मकबरा, थर्ड है शाहजहां का मकबरा और फोर्थ है एतमादुद्दौला का मकबरा। अब इसके प्रोनाउंसिएशन को देख लेंगे। 6 नंबर का आप उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 4, एतमादुद्दौला का मकबरा। देखिए, जहांगीर के काल में इमारतों में इतमादुद्दौला का जो मकबरा महत्वपूर्ण है, जो आगरा में स्थित है, इसका निर्माण नूरजहां ने ईरानी शैली से कब कराया था? 1626 में करवाया था। किसने करवाया था निर्माण? नूरजहां ने। किस शैली से करवाया था? ईरानी शैली से। ओके, आप 6 नंबर क्वेश्चन को समझ गए। हम लोग आगे बढ़े 7 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार सजाइए। फर्स्ट नंबर में ए नंबर में है अनुशीलन समिति, बी नंबर में है युगांतर पार्टी, सी नंबर में है गदर पार्टी और डी नंबर में है अभिनव भारत। आप इसका उत्तर दें। 7 नंबर का आपको जो घटना दिया गया है उसे क्रम में सजाना है। ओके, आप 7 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर, यानी DBAC। कैसे होगा मैं बता देता हूं। अभिनव भारत जो बना था, अभिनव भारत कब बना था? तो 1904 में। ओके, युगांतर पार्टी जो बनी थी वो बनी थी 1906 में। अनुशीलन समिति जो बनी थी वो बनी थी 1907 में और गदर पार्टी जो बनी थी वो बनी थी 1913 में। यानी आपको डेट याद रखनी पड़ेगी, उसके अनुसार आप इसके क्रम को सजा पाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा थर्ड नंबर। ओके, कम टू द 8 नंबर क्वेश्चन। गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? यानी आपसे पूछा जा रहा है
कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? फर्स्ट है सारनाथ, सेकंड है अमरावती, थर्ड है एलोरा और फोर्थ है सांची। आप 8 नंबर का उत्तर दें। आपसे पूछा जा रहा है कि गुप्त वंश के शासनकाल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट यानी सारनाथ। देखिए सारनाथ जो है गुप्त काल में सारनाथ स्तूप निर्माण तथा मूर्ति निर्माण कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सारनाथ में स्तूप भी हैं बहुत से, बुद्ध के विभिन्न विभिन्न मुद्राओं को निर्मित मूर्ति कला को वहाँ दर्शाया गया। बुद्ध की मूर्तियाँ वहाँ पर अलग अलग मुद्राओं को, धर्म चक्र परिवर्तन को दिखाया गया है। कम टू द 9 नंबर क्वेश्चन को आप जान लें। जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? यानी जैन धर्म क्या ईश्वर को मानता था कि नहीं मानता था? आपको बतानी है। फर्स्ट है ईश्वर में विश्वास, सेकंड है ईश्वर में अविश्वास, फोर्थ है देवी देवताओं में विश्वास। आप 9 नंबर का उत्तर दें। ओके ओके, इट्स आंसर इज, इसका जो उत्तर होगा वो होगा सेकंड नंबर, ईश्वर में अविश्वास। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उदित होने वाले नास्तिक आचार्यों में महावीर स्वामी का नाम महत्वपूर्ण है, जो जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। ओके, वह जो महावीर स्वामी थे वह 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी पूर्ण जम तथा कर्मवाद में विश्वास करते थे, परंतु ईश्वर के अस्तित्व पर उनका विश्वास नहीं था। वह जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्ति मानते थे। ओके, कम टू द 10 नंबर क्वेश्चन को जाना। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। आपको राजधानी बतानी है। आपको तो ये मालूम है कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के राजा थे। ओके, उनकी राजधानी क्या थी? फर्स्ट लाहौर, सेकंड दिल्ली, थर्ड अजमेर, फोर्थ लखनऊ थी। आप 10 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट लाहौर। देखिए लाहौर जो था, पहले मैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बता दूं। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने कब इसकी स्थापना की थी? तो 1206 में यानी 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक का अनौपचारिक राज्यारोहण लाहौर में किया गया था। कहाँ किया गया था? लाहौर में। ओके, कम टू द 11 नंबर क्वेश्चन को जाने। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? फर्स्ट है भारतीय नागरिकों के लिए, सेकंड है उच्च न्यायालय के लिए, थर्ड है राष्ट्रपति के लिए, फोर्थ है सरकार के लिए। आप इसका उत्तर दें। आप एनसीईआरटी की बुक में नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़े होंगे। ओके, इट्स आंसर इज 4। इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, सरकार के लिए। भारतीय संविधान का भाग 4 यानी भाग कितना है? भाग 4। और अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद है 36 से 51। ओके, आप इसे याद कर लेंगे। भाग कितना? 4। अनुच्छेद कितना है? 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, जो राज्य सरकारों के लिए एक निर्देश है। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा 11 नंबर का 4 नंबर। कम टू द 12 नंबर। संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया? आपको बतानी है। संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त यानी खत्म कर दिया गया? फर्स्ट है 41 में, सेकेंड है 42 में, थर्ड है 44 में और फोर्थ है 47 में। आप इसका उत्तर दें। इसका क्या सही उत्तर होगा? ओके, इट्स आंसर इज थर्ड 44 में। यानी संविधान का जो 44वां संशोधन था, संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। किसे? मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। ओके, कम टू द 30 नंबर। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रहित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है?
यानी आपको बतानी है राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रहित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है। फर्स्ट है राज्यसभा, सेकेंड है केंद्रीय मंत्रिमंडल, थर्ड है लोकसभा, फोर्थ है राष्ट्रपति। आप प्रश्न को समझ लें, राष्ट्रहित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है। अब 30 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट राज्यसभा। देखिए अनुच्छेद यहाँ पर पूछा गया है, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 में यह उपबंध है कि यदि राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो तो राज्य सूची के किसी विषय के लिए संघ अस्थायी विधान बना सकती है। कितना अनुच्छेद में? 249 में। इसे आप आत्मसात कर लेंगे। कम टू द 14 नंबर क्वेश्चन को जान लें। संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। यानी संसद सदस्य तो भाग लेते ही हैं, उसके अतिरिक्त किसको कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। फर्स्ट मंत्रिमंडल सचिव यानी कैबिनेट सेक्रेटरी, सेकेंड है अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, थर्ड है महालेखाकार अकाउंटेंट जनरल, और फोर्थ है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आप 40 नंबर का उत्तर दें। इसका सही उत्तर क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। देखिए इसमें भारत का महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, किंतु उसे किसी भी सदन में या उसकी समिति की बैठक में बोलने का अधिकार होता है। उसे यह मत देने का भी अधिकार नहीं होता है, केवल उसे संसद में भाग लेने का अधिकार होता है। कम टू द 15 नंबर क्वेश्चन को जान लें। किस भारतीय आधुनिक चिंतक को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय आधुनिक चिंतक को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है? फर्स्ट अरविंद घोष, सेकेंड आचार्य नरेंद्र देव, थर्ड है व्याख्या डॉक्टर VR अम्बेडकर, और फोर्थ है रामास्वामी। आप इसका उत्तर दें। इसका सही उत्तर क्या होगा? किस आधुनिक चिंतक को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है? ओके, इट्स आंसर इज थर्ड यानी डॉक्टर VR अम्बेडकर को। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, इसे आप गौर करेंगे। डॉक्टर VR अम्बेडकर, डॉक्टर VR अम्बेडकर जी को भारतीय आधुनिक चिंतक का आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। ये भारत के प्रथम के कौन थे? कानून मंत्री थे तथा संविधान के निर्माता भी ये रहे थे। ओके, आपने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।